नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने काफी प्रयास के बाद अपनी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जर्नी को पार करते हुए सफलता हासिल की। कोई भी एस्पिरेंट जब ग्रेजुएशन कर लेता है या ग्रेजुएशन कर रहा होता है तो हर एक के माइंड में एक सपना या एक गोल चल रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द किसी जॉब को पाना है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब। और जब उस सफलता को हासिल कर लेते हैं तो कैसा हमें लगता है, महसूस कैसा कर पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंज सामने आते हैं। कई बार डिमोटिवेशन हमें मिलता है, या फिर यूं कह सकते हो कि जब कई प्रयास हम लोग कर चुके होते हैं और तब भी हमें सफलता नहीं मिलती, तब लगता है कि शायद हमारी प्रिपरेशन जो है व्यर्थ चली गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड में आती हैं। तो आज हमारे साथ सौरभ हैं, जिन्होंने रिसेंटली 2025 के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम क्रैक किया है। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, किस प्रकार से उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, और इस जर्नी के दौरान उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आज ये कैसे यहां तक पहुंच जाए। और खासकर एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर एस्पिरेंट से जब वो सक्सेस हो जाता है उससे जानना चाहता हूं कि जब आप मेहनत कर रहे थे तो आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा, और कौन सी आपने ऐसी गलतियां की जो कि आगे आने वाले स्टूडेंट ना करें। ये मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले सौरभ, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और धन्यवाद कि आप इन बच्चों को गाइड करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा एक बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, जिससे कि मैं सर आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी स्टोरी को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकूं, जिससे कि वो स्टूडेंट भी मैंने जो चीज़ें फॉलो की और जो मैंने गलतियां की उससे कुछ समझ सकें, और वो चीज़ें जो मेरी गलतियां थी वो रिपीट ना करें, और जो मैंने चीज़ें फॉलो की एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो चीज़ों को वो अपना के वो भी अपना एग्जाम क्लियर करें। सर मेरा नाम सौरभ सिंह है, मेरे पिताजी का नाम श्री गजेंद्र सिंह सिसोदिया है, और सर मैं आगरा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं, मम्मी पापा मैं और मेरे 3 छोटे भाई बहन। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2022 में मई में कंप्लीट किया था राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा से, जो एक अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज है। उसके बाद से ही सर मैंने एएफओ की अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन की। जी। अच्छा सौरभ, मुझे ये बताइए कि जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपने किस टाइम पर सोचा कि मुझे एएफओ की तैयारी करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि आप एमएससी कर सकते थे, रिसर्च लाइन में जा सकते यस सर। थे, या प्राइवेट जॉब को भी चूज कर सकते थे। और अच्छा, एक यस चीज सर। मैं और यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसे आप जब तैयारी कर रहे होते हैं या तैयारी कर रहे थे या स्टार्टिंग किया, तो आपके लिए यस कौन सर। जो है आपको गाइड किसने किया कि आपको तैयार करना चाहिए, और खासकर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। एक्चुअली सर जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में था तो सर मेरे सामने कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज, कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई में अफोर्ड नहीं कर सकता था हायर। तो मेरे लिए सबसे मेन था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक अच्छी जॉब करनी है, बिल्कुल। और मुझे अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट करना था। अभी प्राइवेट जॉब ना ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि वहाँ पे इनिशियल सैलरीज कम होती हैं, तो सर 2-3 साल तक तो मैं कुछ सपोर्ट ही नहीं कर पाता सही से। तो इसलिए सर मेरा मेजर जो टारगेट था वो था कि एक अच्छी जॉब को क्रैक किया जाए। उसके बाद सर मैंने जानकारी लेना स्टार्ट किया कि मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के बाद कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और कहाँ पे जल्दी से जॉब लग सकती है। तो सर वहां मैंने पाया कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब में सर हर साल वैकेंसी आती है सही अमाउंट में, और सर टाइमली एग्जाम कंडक्ट होता है, फिक्स डेट रहती है, और सारी प्रोसेस 6 से 7 महीने में खत्म हो जाती है और हमें जॉब मिल जाती है। तो सर यही सारा सोच के मैंने प्लान किया और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा सौरभ, एक चीज मुझे बताइएगा, जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि एएफओ के अंदर प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे या मेंस की तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो हर बार आपको ऐसा नहीं लगता था कि कोचिंग्स या स्टडी मटेरियल या आप जिन चीजों को पढ़ रहे हैं उनमें कहीं लैगिंग है? क्योंकि जो हर बच्चे को लगता है जब भी कोई सफलता हासिल नहीं होती है तो उस समय पर हर बच्चा इस चीज को महसूस कर पाता है कि शायद इन चीजों में कहीं ना कहीं कमी है। तो आपकी तैयारी की जो जर्नी है उसको स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी जो प्रीलिम्स की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और उसको आपने कैसे टेक ओवर किया।
जी सर। सर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो मैंने पीवाईक्यूज और कुछ आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैंने पता किया कि कौन से टॉपिक्स हैं, पुरानी कट ऑफ्स क्या रहती हैं, और किन टॉपिक्स को टारगेट करके मैं एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो प्रीलिम्स में सर मैंने पूरा सिलेबस कवर करने की बजाय मैंने सेलेक्टिव चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसी ठीक है। चीजें जहां से मैं 60 to 70% क्वेश्चंस को आराम से कवर कर सकता हूँ, क्योंकि कट ऑफ उस टाइम सर जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया था तो कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं थी और पुरानी भी नहीं थी। तो सर वही सारी चीजों को मैंने देख के ये सब डिसाइड किया। तो फिर मैंने सर अपनी खुद की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे ये सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं जिससे मैं अच्छे से कर सकूं। जैसे कि सर मैथ्स में मैंने स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 चैप्टर पढ़े थे बस सिलेक्टिव। अब इनसे क्या होता है कि इतना पढ़ने से 70% लगभग सिलेबस कवर हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, और अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी अच्छे से करते हैं तो सर बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो इसलिए मैंने बाकी के सारे टॉपिक छोड़ दिए थे। उसके बाद सर ऐसे रीजनिंग में मैंने लगभग 25 क्वेश्चन पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के आते हैं, तो मैंने पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि डिसीजन मेकिंग, ओ डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सर मैंने वो बहुत अच्छे से पढ़े थे। इससे लगभग 40 क्वेश्चंस का सिलेबस मेरा कवर हो गया था, जिससे कि मैं अच्छी प्रैक्टिस से 20 से 25 क्वेश्चन आराम से यहाँ भी कर सकता हूँ। बट सर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम चीजों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ सब कुछ ओवरऑल एक समझ में रहता है, वहाँ हम सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। तो मैंने सबसे पहले तो ग्रामर, बेसिक ग्रामर को कंप्लीट किया था यूट्यूब से ही। निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल है, वो मैंने इंग्लिश के लिए प्रॉपरली वही फॉलो किया था। वहां से उनका एक बेसिक ग्रामर का फ्री कोर्स है पूरा, वो मैंने सबसे पहले किया था। उसके बाद उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे अच्छे से लगाए थे। तो इससे सर क्या हुआ कि मेरी लगभग तैयारी प्रीलिम्स की बहुत अच्छी सी हो गई थी। उसके बाद सर यूट्यूब पे, टेलीग्राम्स पे जो भी फ्री क्लासेस थी, कुछ प्रैक्टिस पीडीएफ थी, वो मैंने यूज की, और फ्री टेस्ट जो एएफओ के प्रीलिम्स के थे वो मैंने लगाए थे। तो इस तरीके से सर मैंने पूरा प्रीलिम्स अच्छे से कवर कर लिया था। 60 to 70% सिलेबस मैंने कवर किया था, जिससे कि मेरा स्कोर आराम से बहुत अच्छा आ गया था, कट ऑफ से लगभग 12-15 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 2022 में होती है, सही यस बोला सर। मैं? ठीक है। और यस सर। आपकी प्रिपरेशन भी 2022 से स्टार्ट हो गई थी या फिर उससे पहले भी आपने स्टार्ट कर दिया था? उससे पहले सर ऐसा प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था, जनरल एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत इंग्लिश लाइक बीच में पढ़ लिया, क्योंकि प्रॉपर एक रिदम में प्रिपरेशन नहीं हुई थी। कॉलेज की कभी एग्जाम्स आ रहे हैं, कभी प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, अब एक साल में 2 बार एग्जाम्स हो रहे हैं। उसके बाद सर मेरी ग्रेजुएशन का आधा पार्ट तो लॉकडाउन में ही चला गया था। तो लॉकडाउन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, घर पे रहते थे, उतना ज्यादा मतलब प्रॉपरली कॉलेज टाइम में तो नहीं हुई। बट हाँ, वो कॉलेज की जो बेस बना था, कॉलेज में जो हमने पढ़ा था कॉलेज के एग्जाम्स के लिए, तो उस सबसे सर चीजों को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिली थी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा। जैसे सौरभ, हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं और यस सर। जब पहली बार एग्जाम देते हैं तो उस टाइम पर जब असफलता हासिल होती है तो बड़े मायूस हो जाते हैं और लगता है कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा? जी सर, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ एक ही टारगेट था कि जल्दी से जल्दी जॉब लेना है। छोड़ने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं सर, ऑप्शन सिर्फ एक था कि जॉब लेना है। ठीक है। तो अच्छा, दिमाग ये में कौन कभी ये सा तो आया अटेम्प्ट ही था नहीं। आपका? ये सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट था आपका और इसको आपने क्रैक कर लिया। ठीक है। अच्छा, यस सर। मेंस की जो जर्नी है, क्योंकि अब देखो मेन कहीं ना कहीं सारी कहानी उसी पे आके अटकती है। और फाइनल में अगर स्कोर अच्छा हो यस सर। मेंस में, तो इंटरव्यू में भी अगर मान के चलो एवरेज मार्क्स लग जाएं तो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सारी जो एक यस सर। आपकी थीम है, जो बेस है आपका, वो कहीं ना कहीं मेंस है। हाँ, प्रीलिम्स की स्टडी जरूरी है, प्रीलिम्स के बिना हम लोग अगली स्टेप पे नहीं जा सकते मेंस पे। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपके मेंस पर है। तो आपने मेंस की तैयारी यस सर। कैसे स्टार्ट की और किस प्रकार आप यहां तक पहुंचे और इतना स्कोर कर पाए? क्योंकि आपका जैसे कि पहले 2 साल में आपका, मेरे को जहां तक आपने बताया था कि मेजर जो प्रॉब्लम आपको आई थी वो मेंस में ही आई थी। प्रीलिम्स आप पहले भी 2 बार यस क्रैक सर। कर चुके थे, एम राइट? जी सर, अच्छा, प्रीलिम्स में एक मेरा आप हमेशा सब से ही लोग को अच्छा और स्कोर बता आया दूं था। कि सौरभ जो है वो नाबार्ड का भी एग्जाम दे चुके हैं। नाबार्ड के अंदर इन्होंने प्रीलिम्स क्रैक किया था और फिर इन्होंने मेंस का पेपर भी दिया था, लेकिन मेंस में ये नहीं बैठ पाए या तैयारी इनकी अच्छी नहीं हो पाई। और फिर इन्होंने वापस फोकस होकर केवल और केवल एएफओ के ऊपर टारगेट किया और वो आगे बढ़े। आगे हम इनसे जानेंगे उसके बारे में भी, लेकिन सबसे पहले मैं मेंस की जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ।
जी सर। सर जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मई में, मई के लास्ट में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो लगभग जून की शुरुआत से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जी। तो सबसे पहले मैंने एक बेसिक एग्रीकल्चर का एक रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल था उस टाइम एक सर का, तो वो मैंने लिया था। तो उससे, और सर मेरे पास बुक्स थी, मैंने बुक्स खरीदी, क्योंकि सर फंडामेंटल्स बुक्स का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक बुक्स के बिना हम अपनी जर्नी को अच्छी एक स्ट्रॉन्ग नींव नहीं दे सकते। तो जी। उसके लिए सर मैंने अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 खरीदी, और नीमराज सुंडा खरीदी। और सर प्रैक्टिस के लिए मैंने SR कांटवा की जो ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बुक आती है वो खरीदी। ये 4 बुक्स मैंने सर सबसे पहली प्रायोरिटी में खरीदी थी। बिल्कुल। तो सर इन बुक्स को मैं डेली बहुत अच्छे से पढ़ता था, प्रैक्टिस करता था, और कुछ अपने इन सभी को कंबाइन करके सारी चीजों को मैं जी। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता था। और जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट्स आगे बढ़ते गए, जैसे मैंने पहले एग्रोनॉमी कवर कर लिया, उसके बाद मैं जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव कर रहा हूँ सॉइल साइंस पे, तो सॉइल साइंस में पढ़ रहा हूँ। बट उससे पहले मेरा टारगेट ये रहता था कि डेली 1 घंटे जो सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं उनको मैं रिवाइज करता चलूँ साथ के साथ। तो मेरी जो मेंस की जो स्टडी थी, पहले साल में जो मेरा शेड्यूल था वो 50-50% में डिवाइड था, कि 50% तो मुझे प्रीलिम्स का पढ़ना है, वो 50% मेंस का पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। जी। हाँ सर। और मेंस की भी तैयारी को मैंने ऐसे ही डिवाइड कर रखा था कि लगभग 30% तो मुझे रिवीजन को टाइम देना है, और सॉरी 20% रिवीजन को टाइम, 30% रिवीजन को टाइम देना है, और लगभग 70% टाइम मुझे आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसी में कुछ प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस तरीके से मेरी प्रिपरेशन चलती रही, और लगभग एग्जाम तक मैंने अपना सिलेबस कवर कर लिया। बट ठीक जब है। मैंने अपना प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स में मैं कॉन्फिडेंट तो था, बट सर सबसे बड़ी गलती ये, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट जाते हैं वो मोस्टली, मैंने अभी बात की है बहुत स्टूडेंट से, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ तो उसके बाद से पढ़ने की बजाय हम प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार करने लग जाते हैं। हाँ, जैसे ज्यादातर हमारे साथ भी होता है, यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, सर प्रीलिम्स का कैसा रहेगा, कट ऑफ कितना जाएगा। हम मेंस के ऊपर तैयारी नहीं करते हैं, मेंस के रिजल्ट का वेट करते हैं सबसे पहले। जी सर। तो मेरे साथ भी यही था कि प्रीलिम्स का एग्जाम तो हो गया, मेंस का एग्जाम लगभग 1 महीने का टाइम था, 28 या 29 दिन होते। तो सर उस ड्यूरेशन में ही कुछ दिन बाद FCI का भी एग्जाम था। जी। तो दिमाग में बस यही कंफ्यूजन रहती थी कि चलो FCI का तैयारी कर लेते हैं, AFO का छोड़ देते हैं, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मतलब ये था कि सिर्फ कंफ्यूजन में ही आधा से ज्यादा टाइम निकल गया, कि इस एग्जाम की तैयारी करते हैं या उस एग्जाम की तैयारी करते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज में लगभग जब तक रिजल्ट आया 15 दिन बाद, तो वो 15 दिन लगभग हमारे वेस्ट हो चुके थे। जी। उसके बाद रिजल्ट आया, अच्छा स्कोर था प्रीलिम्स में। उस टाइम के कंपेयर देखा जाए तो लगभग 10 से 12 मार्क्स ऊपर थे कट ऑफ से, तो थोड़ा अच्छा लगा कि अच्छा स्कोर आया है। और जब पहली बार कोई एग्जाम क्लियर हुआ, प्रीलिम्स ही था बट बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद जब सोचा कि चलो सब कुछ साइड रखते हैं, अब जो भी दिन हाथ में बचे हैं, लगभग 10-12 दिन थे, और इन दिनों में अपना बेस्ट देते हैं। तो जो भी मॉक्स अवेलेबल थे वो मॉक्स लगाना स्टार्ट किया। रिवीजन के लिए मेरे पास नोट्स थे ही, मैंने सारा कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो वो पढ़ना स्टार्ट किया। और पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस भी निकला। फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी की, इंटरव्यू भी अच्छा गया। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सर मैंने तैयारी अच्छे से नहीं करी थी लास्ट मंथ में, मैंने पूरी साल अच्छे से पढ़ा था, बट लास्ट मंथ में सेल्फ डाउट्स और ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया वो सारी चीजें जो मैंने पूरी साल अच्छे से पढ़ी थी। जी। तो मेरा जो स्कोर था वो शायद कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ही ऊपर था, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है। यस सर। और फिर उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी कि अभी जो फाइनल ईयर हो, उसमें कैसे आपने उन मिस्टेक को क्रैक किया या उन मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश की? क्योंकि अब ज्यादा है ना, पहला तो साल आपका चला गया, दैट वाज डिफरेंट यस थिंग। सर। लेकिन अब इस बार जब हुआ है, तो आपने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर ऐसा क्या किया कि जिससे उन चीजों को आप सही कर पाए, दुरुस्त कर पाए, और आज आप इस दहलीज पे खड़े हो जहां आपका मुकाम था, जहां आपका गोल था? जी सर। सर सेकंड अटेम्प्ट में जैसा कि मैंने बताया, सर प्रीलिम्स तो मेरा पहले से स्ट्रांग लगभग हो चुका था। जी। AFO के लिए तो ठीक था कि मैं आराम से, अगर कट ऑफ ज्यादा भी जाती है तो भी मैं आराम से क्रैक कर लूंगा। तो सर प्रीलिम्स पे मैंने ध्यान देना कम कर दिया फिर। और फिर सर क्योंकि मार्च में सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी कि मेरा सिलेक्शन तो अब नहीं होने वाला है, जैसे ही मेंस का स्कोर कार्ड आया, तो सर फिर मैंने देखा कि अभी AFO के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा टाइम है। अगर मैं फिर से वही एग्जाम टारगेट करता हूँ तो क्या पता मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट होने लग जाऊं, क्योंकि जब एग्जाम दूर होता है तो हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो बिल्कुल। मैंने फिर देखा कि कोई अच्छा एग्जाम अगर बीच में आए, अगर मैं उसकी तैयारी करूं और लगभग उससे सिमिलर हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि मैं
तो फिर मैंने नाबार्ड का सिलेबस पूरा बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया, क्या क्या आता है, कैसे आता है, और मैंने अपनी नाबार्ड की बहुत अच्छे से सीरियसली तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। जी सर। तो नाबार्ड की तैयारी मेरी पूरी सेल्फ स्टडी से थी, कोई भी मैंने पेड कोर्स नहीं लिया, कुछ भी नहीं करा, सारे सोर्सेज मेरे खुद सब यूट्यूब से, और ऐसे ही मैंने सोर्सेज कलेक्ट करके मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना नाबार्ड का प्रीलिम्स क्रैक किया। मेंस दे के आया मैं। मेंस में सर क्या था कि मेरी टाइपिंग स्पीड कम थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम लैपटॉप नहीं था, तो सर मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो मोबाइल से कीबोर्ड लगा के ही की थी। तो टाइपिंग स्पीड कम होने की वजह से सर, और इंग्लिश पे कमांड अच्छी थी बट उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी कि मैं प्रॉपर वेल फ्रेम्ड आंसर को लिख पाऊँ। ओके। ऑब्जेक्टिव में मेरा स्कोर ठीक था बट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में मेरा स्कोर बहुत कम था, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई थी उसमें, ठीक है। जिस वजह से मेरा नाबार्ड का नहीं निकला। फिर उसके तुरंत बाद से ही मैंने, अब उस टाइम पे इंग्लिश भी ठीक हो चुकी थी मेरी, और मैथ्स रीजनिंग ठीक था, तो प्रीलिम्स पे ज्यादा ध्यान देने की नीड पड़ी नहीं। मैंने सीधा पूरा फोकस अपना एएफओ के मेंस पे डाल दिया, जी। और बहुत सीरियसली तैयारी करी मैंने। प्रीलिम्स भी निकला और मेंस में मेरा स्कोर ठीक आया था, कट ऑफ से 7-8 मार्क्स ऊपर था, बट सर फाइनली जब इंटरव्यू का स्कोर भी ठीक था, बट फाइनल में मैं 2.4 मार्क्स से शायद मेरा नहीं हो पाया था। ठीक है। यस सर। तो अब उसके थर्ड बाद सर ईयर, मैंने सोचा। अब थर्ड ईयर आ चुका है, फाइनल ईयर था, यस और सर। अभी एग्जाम आपका क्रैक हुआ, तो अब इस बार आपने ऐसा क्या किया कि ये एग्जाम आपका क्रैक हो पाया? क्योंकि अब हम अगर हम बात करें तो बच्चों का मेन फोकस ये कि आपने किया क्या, आपने बदलाव ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि जरूरी जी यही सर। चीज फिर है। सर, जी सर, थर्ड ईयर की ही शुरुआत में लगभग मिड अप्रैल मेरी आपसे सर कांटेक्ट हुआ, फिर मैंने एग्रीमेंटर्स को ज्वाइन किया, आपकी बुक्स मेरे पास आई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने नोट्स को आपकी बुक्स के साथ, मैंने आपकी बुक्स को अच्छे से पढ़ा थॉरोली, और मेरे जो खुद के नोट्स थे, मैंने उन नोट्स को आपके जो बुक्स थी उनके साथ और अपडेट किया मैंने अपने सारे नोट्स को। मतलब मुझे हैंड रिटन नोट्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां से इंगेजमेंट बढ़ती है। मैंने 3 साल तैयारी की, तीनों साल मैंने हर बार नए नोट्स बनाए। क्या बात है। जी सर। और एक एक बार नोट्स नहीं बनाए सर, मैंने 3 तरह के नोट्स बनाए थे अपने हैंड रिटन। एक जो डिटेल नोट्स थे वो, ये सबसे मेन फैक्ट है मेंस की प्रिपरेशन का कि मैंने नोट्स अच्छा, कैसे बनाए। मैं सौरभ को एक बार सर। रुकना चाहूंगा। एक्चुअली आप सब लोगों को बता दूं, जो लोग भी देख पा रहे हैं, सौरभ शुरुआत में एज ए स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट, क्योंकि जब इनका कंटेंट जो है, जिस प्रकार से नोट्स बनाते थे, या इनका जो कंटेंट क्रिएशन का आइडिया था, वाकई में इनका गजब था। और फिर मैंने इनको बोला भी था कि आप क्या हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले साल करंट अफेयर की बुक देखी होगी, तो इसमें सौरभ की बहुत अच्छी खासी मेहनत थी, जिसके अंदर ये मान लो कि 50% मेहनत जो है वो सौरभ की कहीं ना कहीं थी। कि मैं इनको कंटेंट जैसे कोई शेयर कर देना, फिर उसके बाद इन्होंने उसको रिवाइज करना, ठीक है, उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत कभी कमी आती तो इनको गाइड भी किया जाता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वाकई में इनकी जो मेहनत है वो काबिले तारीफ थी। तो उसके बाद इन्होंने उस चीज के ऊपर वर्क किया, तो मैंने इनको बोला कि क्या आप वर्क भी करना चाहेंगे, क्योंकि देखो हर एक स्टूडेंट का एक एम भी होता है, सपना भी होता है कि जब वो कुछ अच्छा कर रहा होता है और उसके एवज में उसको अगर पेड कुछ मिले तो अच्छी बात है। तो वैसे ही सौरभ हमारे साथ जुड़े भी थे, और तभी से सौरभ लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एग्रीमेंटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये आप सभी लोगों को बता दूं। हाँ सौरभ, आगे। जी सर। तो सर मुझे नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं अपनी जो सारी पढ़ाई करता था, मेरा एक ही था कि मैं अगर कोई बुक भी पढ़ रहा हूँ तो मैं एक नोटबुक लेके पढ़ता हूँ। मैं उस जी। पर लिख रहा हूँ, वो समझ में आए या ना आए, बट मेरा पेन चलना ये एकदम कंपलसरी था कि मैं पढ़ रहा हूँ तो पेन चलाना है मुझे। उससे क्या है सर, बुक के बीच में और मेरे बीच में एक प्रॉपर इंगेजमेंट बन जाता है। अगर हम कोई बुक सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट बाद हमारा डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, या फिर नींद आने लग जाती है। तो एक तो मैं डिटेल नोट्स बनाता था, उसके बाद मेरी एक और नोटबुक होती थी जहां पे मैं समरी लिखता था सारी चीजों की। जी। अब कोई डेफिनेशन है वो हमारे दिमाग में पहले से है तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर जो भी समरी है, लाइक 80-100 पेज के नोट्स को मैंने 20 पेज में समराइज कर लिया, जिससे कि सारी चीजें मैं एकदम 1 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लूँ। तो बिल्कुल। वो एक समरी नोट्स हो गए। उसके बाद मैंने तीसरे नोट्स और बनाए, जिसमें मैं वो चीजें लिखता था जहां पे मुझे डाउट्स आते हैं ज्यादा। टेबल्स हो गए जो याद नहीं हो रहे, या फिर मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ तो मॉक टेस्ट में जो जो टॉपिक मुझे नहीं आए, तो वो सारी चीजें वहां लिख के, ऐसे करके मैंने सारी चीजों को एकदम क्लासीफाई कर लिया कि ये चीज यहाँ से पढ़नी है, ये यहाँ से पढ़ना है। और जो वीक टॉपिक्स थे जो मुझसे नहीं आ रहे हैं उन पे मैंने ज्यादा फोकस किया। मेरा एक रूल रहता था कि जो आता है उसको एक बार पढ़ो, और जो नहीं आ रहा उसको 4 बार पढ़ो। बहुत बढ़िया।
तो मैं इस टाइप से अपने एग्रीकल्चर को रिवाइज करता था। जो टॉपिक मुझे आ रहे हैं सही से उसको मैं बस एक बार पढ़ के छोड़ देता था। अब जो टॉपिक थोड़े वीक है, टेबल्स हो गई, डाटा हो गया, साइंटिफिक नेम्स हो गए, तो उनको मैं 4 से 5 बार पढ़ता था उसी टाइम पे। तो ऐसे करके जो वीक टॉपिक थे वो भी उसी ले में आ जाते थे एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट में। और सर मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो सर मैं मॉक्स बनाता भी था, इतने सारे क्वेश्चंस बनाने से सर बहुत सी चीजें क्लियर होती है। उसके बाद से सर और भी जगह से, कुछ जगह से मैंने, मुझे मेरा ये था कि जितने मॉक्स लगा सकता हूँ मैं उतने मॉक्स लगाऊं। तो वो बहुत अच्छा लगता है। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेंस की प्रिपरेशन का। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये चीज एक यस बहुत सर। बड़ी बात है, और अगर हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही रिफाइन होते जाते हैं, और ये सच्चाई भी है। अच्छा सौरभ, आपका स्टडी शेड्यूल क्या था? मतलब मॉर्निंग से लेके आपके इवनिंग तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें क्या समय रहता था? आप कितना टाइम किस प्रकार से देते थे? सर एक्चुअली मेरा शेड्यूल ऐसे रहता था। आपको जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले, मतलब मेरी जो पहली 2 साल थी उसमें क्या था कि मैं ट्यूशन देता था। तो सुबह 8 बजे लगभग मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। तो 8 से लेके लगभग 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता था। तो वहां पे प्रॉपर मेरा पढ़ाई चलती थी जिसमें मैं अपना दोनों टाइम को प्रीलिम्स और मेंस में क्लासीफाई करके अपना अच्छे से पढ़ता था। जाते ही वहां पे मैं रिवीजन करता था पहले। उसके बाद से ऐसे ही मैंने अपने टाइम को स्लॉट्स में बांट रखा था कि एक स्लॉट ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे। बाकी 1-2 घंटे सुबह भी पढ़ लेता था क्योंकि मैं हमेशा से ही एक अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 के बीच उठने वाला स्टूडेंट रहा हूँ। मैं कभी बहुत भी बढ़िया। लेट नहीं जगा। अगर मैं, हाँ, अगर मैं आज भी रात को 2 बजे सो जाऊं तो मैं कल सुबह 5 बजे से पहले अपने आप उठ जाऊंगा। बहुत तो बढ़िया। उठने का टाइम मेरा हमेशा से फिक्स रहता था। तो इस वजह से मैं सुबह भी 1-2 घंटे पढ़ पाता था। उसके बाद तैयार होकर लाइब्रेरी जाता था। सारी चीजें, मम्मी खाना वाना सब प्रॉपर टाइम से मिलता था, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो 7:30, 8, कभी कभी 7 बजे भी लाइब्रेरी पहुंच जाता था मैं। तो लाइब्रेरी से आने के बाद फिर मेरे ट्यूशन रहते थे 2 बैच के। तो लगभग उसमें टाइम जाता था। फिर उससे सबसे फ्री होके फिर रात को मैं लगभग 2-2.5 घंटे फिर पढ़ने बैठ जाता था। ठीक है। तो ये मेरा स्टडी शेड्यूल रहता था। उसके बाद सर जब मैंने आपको ज्वाइन किया तो मैंने ट्यूशंस को सब कुछ बंद कर दिया फिर, क्योंकि फिर कोई नीड नहीं थी, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं था। तो फिर सर रात को तो मैं आपके साथ, आपके जितने भी काम थे वो सर रात को मैं घर आके करता था। जी। लगभग 7 से बैठता था 11:30 12 तक। जी। और जो मेरा सुबह का टाइम था, 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाओ और उसके बाद शाम को 5:30 से 6 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था। तो वहां पे पूरा दिन मैं अपना एग्रीकल्चर और प्रीलिम्स का जो है वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ता था। यानी कि लगभग 7 से लेके आपका 6 माने तो 11 घंटे, और 1 1.5 घंटे का ब्रेक मान लो बीच में, तो लगभग हाँ सर, आपका वो आठ ब्रेक से तो दस ऑब्वियस घंटे होता का ही है। टाइम पीरियड था। और डेली आप जी मतलब सर। 10 घंटे पढ़ते थे, एम राइट? हाँ सर। ओके। जब मैंने आपको ज्वाइन किया तो सर मेरे ऊपर वर्क प्रेशर काफी बढ़ गया था, क्योंकि सर लगभग 8-9 घंटे की पढ़ाई मैंने कभी कम नहीं करी। अपना शेड्यूल जो था मेरा लाइब्रेरी का वो सेम था। बट आपका जो वक्त था फिर वो 7 से लेके 11 तक लगभग आराम से करता था डेली। वो मेरा एक्स्ट्रा जाता था फिर। ठीक है, क्योंकि वो भी आपका एग्रीकल्चर ही था तो उसके अंदर आपको फायदा हो रहा था। ठीक है। जी सर। हाँ, क्योंकि देखो एक चीज ये होती है कि जब उस चीज को तैयार करते हो, जब आपको उस टाइम पे और अपना माइंड लगाना पड़ता है, तो आपको लगता है कि ये चीज और रिफाइन होनी चाहिए। तो फिर और जी क्लैरिटी सर। आती है माइंड्स में, और थॉट्स में भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी आती है, और क्वेश्चन को समझने का तरीका समझ में आना स्टार्ट हो जाता है ना? चलिए, जी बहुत सर। बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपका ड्यूरिंग द होल जब जर्नी की बात करें, तो आपके लिए सबसे बड़े मोटिवेशनल या मेंटर बनकर कौन आए? मतलब देखो, लाइफ के अंदर हर एक के कोई ना कोई पर्सन होते हैं जो हमारे लाइफ के अंदर एक जी बहुत सर। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो कौन थे आपके रोल मॉडल? कौन कह सकते हो आप किसे? अगर मैं रोल मॉडल बताऊं तो सर बचपन में तो मैं अपने नाना नानी के पास रहा था। छोटे से लेके लगभग 15-16 की उम्र तक। तो मेरे नाना नानी मेरे लिए एकदम मेरी जो बेस तैयार किया वो उन्होंने किया। उसके बाद जी। सर जब मैं अपने घर पे अपनी फैमिली में शिफ्ट हुआ तो उसके बाद सर मेरी मम्मी मेरे लिए मेरी रोल मॉडल थी। बहुत क्योंकि बढ़िया। वही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि मैं अच्छे से सारी चीजें तैयार कर पाऊँ। मुझे सारी चीजें, मतलब मुझे घर पे कुछ करना नहीं पड़ता, सारी चीजें मुझे अवेलेबल मिलती थी। तो ठीक वो है। बहुत बड़ा हाथ था सर। अगर मैं ये मान लीजिए सर कि जनवरी के महीने में मैं 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच रहा हूँ अपने घर से, जो कि 7 किलोमीटर दूर है। तो मुझे सर लंच एंड ब्रेकफास्ट सब कुछ 7 बजे ही तैयार मिलता था। तो वो सर बहुत बड़ा हेल्प था। सब कुछ बहुत रेडी बढ़िया। मिलना एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। अच्छा, एक आपको कभी ऐसा लगा कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, या फिर समथिंग कोई लैग कर रहा है? क्या ऐसा ड्यूरिंग द होल जर्नी आपको लगा ऐसा कुछ? हाँ सर, ऐसा बहुत बार
हुआ था कि कभी डिमोटिवेट हो रहे हैं, कभी सेल्फ डाउट आ रहा है, कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं कुछ चीजों में, मोबाइल में लग गए तो लगे हैं। तो सर बट वही है कि एकदम से खुद को एनालाइज करो तुरंत। एक लगा अगर आज हमने 1 घंटा वेस्ट कर दिया किसी वजह से, या फिर सेल्फ डाउट रहा तो क्यों आया, ऐसा क्यों कर दिया। तो सर हर चीज के मेजर्स थे। एक टाइम था कि मैं थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगा, तो फिर क्या किया मैंने कि एक ऐप लॉक आता है जिससे कि सर हमारा फोन पूरा लॉक हो जाता है। तो मैंने वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या है कि मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था, अपना फोन को लॉक कर दिया पूरा, सिर्फ एक दो स्टडी एप्स को मैं ऑन रखता था, उसके अलावा सब कुछ भी नहीं खुलता था उसमें। वो ऐप उतना स्ट्रिक्ट था कि मेरे फोन को जब तक आप हार्ड रीसेट नहीं करोगे तब तक कुछ स्टार्ट ही नहीं होगा। तो फोन का डिस्ट्रैक्शन मैंने वहां से बिल्कुल खत्म कर दिया। गजब, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जी आज सर। के टाइम पर सोशल मीडिया है, और वही अगर हम जी उसको सर। डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको ही डिस्ट्रैक्ट खुद कर देंगे, तो फिर वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छी बात है। जी सर। अच्छा सौरभ, इन सब चीजों के साथ में इसको हम ज्यादा लंबा ना लेकर इन बच्चों को एक आप क्या मैसेज देना चाहोगे आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके आने वाले, ये कह सकते हो कि कलीग्स भी हो सकते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि किस प्रकार से एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट फॉर ओनली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, कि ओवरऑल अगर कोई भी एस्पिरेंट है तो वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करे, क्या क्या जो ऐसी चीजें हैं जिनको ना करें, और क्या ऐसा है जो उनको करना चाहिए। जी सर। सर अब इसमें ना मैं एक जनरलाइज्ड अप्रोच नहीं देने वाला हूँ। मैं ना थोड़ा सा एक थोड़ा हल्का सा टाइम लेके एक ब्रॉड अप्रोच दूंगा। इसमें सर दो तीन टाइप के स्टूडेंट को मैं ले लूंगा। जी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या फिर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो सर आपको भी पता है कि वहाँ पे प्रॉपर 9 to 5 लगभग 9 to 4 तो क्लासेस चलती ही हैं। जी। उसके बाद सर एग्रीकल्चर में साल में 2 बार एग्जाम आते हैं, 1.5 2 महीने तक तो एग्जाम ही चलते रहते हैं। बिल्कुल। सर उस बीच क्या होता है कि सर प्रॉपर टाइम इतना नहीं होता कि हम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अलग से पढ़ सकें। थोड़ा हमें रेस्ट भी चाहिए होता है, बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं। तो उन स्टूडेंट को मैं यही कहूंगा कि आप अपने कॉलेज की स्टडी जो आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो ना वो बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो सर सारे एग्जाम्स में काम में आने वाली है। बिल्कुल। बचे हुए टॉपिक्स को तो आप कॉलेज खत्म होने के बाद 1 2 3 4 महीने अच्छे से पढ़ोगे, आधा टाइम भी दोगे तो हो जाएगा। बट अगर आपका एग्रीकल्चर का फाउंडेशन, अगर आपका कॉलेज आपको प्रॉपरली सारी चीजें पढ़ा रहा है, आपका टाइम ले रहा है, तो आप अपनी कॉलेज में ही सारी चीजें अच्छे से कवर कर लो। मीन्स और एक्स्ट्रा जो कुछ करने की बेसिक जरूरत बुक्स नहीं हैं। है, कॉलेज सिलेबस को ही अच्छे से पढ़ा जाए। हाँ सर। और जी। एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे सर आपको भी पता है रियलिटी क्या है। ज्यादा कॉलेज वो बुलाते नहीं है, एग्जाम्स के टाइम पे बुलाते हैं, स्टूडेंट जाए ना जाए उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लोग फर्स्ट या सेकंड ईयर में अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट सेकंड ईयर में है, कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा, तो मस्ती करने की बजाय प्रॉपर सारे एग्जाम्स को टारगेट करो। फिर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए बहुत अच्छे से पढ़ो, अपना टाइम देके पूरी एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ो, सारी बुक्स को। तो उससे क्या है कि सर 3 से 4 साल का टाइम बहुत ज्यादा होता है, 3 से 4 साल में आप पूरी एग्रीकल्चर को भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो सर इससे क्या है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए आप तैयार हो, चाहे वो जनरल बैंकिंग हो, एएफओ हो, नाबार्ड हो, या फिर स्टेट एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम, आप सारे एग्जाम्स के लिए रेडी हो। बिल्कुल। और अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फाइनल ईयर में है, तो उसके सारे साल चले गए, अब तो उसे सीधा एग्जाम में ही जाना है। तो उसको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके सामने कोई एग्जाम आ रहा है, लग रहा है कि ये एग्जाम मेरे स्टेट में आ रहा है, तो उस एग्जाम को सीरियसली उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। और अगर तुम्हें दिख रहा है कि कोई भी एग्जाम नहीं है तुम्हारे स्टेट में, या फिर आसपास दूसरा एग्जाम नहीं है, तो एएफओ तो फिक्स है ही है कि नवंबर दिसंबर में एएफओ होना ही है। तो उसके लिए आप जी जान लगा के प्रीलिम्स के लिए जो मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में सिलेक्टिव टॉपिक बताए थे, सिर्फ वो टॉपिक्स करो, जिससे कि आपका प्रीलिम्स कम टाइम में और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जो टॉपिक मैंने बताए थे उससे लगभग 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाता है। अगर आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो 50% स्कोर तो आप आराम से कर लोगे, और उससे ज्यादा एएफओ की कट ऑफ जानी नहीं है। बिल्कुल। और मेंस के लिए आप अच्छे से सारी जो मैंने बुक्स बताई थी, आप अरुण कातन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, नीमराज सुंडा, एस आर कांटवा, हॉर्टिकल्चर के लिए आप एस एन गुप्ता ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। एग्रीमेंटर चंडीगढ़ की एक हॉर्टिकल्चर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो, आप वो ले सकते हो। बाकी सारी बुक्स एग्रीमेंटर्स की बहुत अच्छी हैं। आप अगर आपको इधर उधर नहीं भटकना है तो आप वो बुक्स ले सकते हो। बाकी सर एक बुक और सजेस्ट करूंगा मैं, जो मुझे आपने सजेस्ट की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, रेड्डी एंड रेड्डी वाली। वो बुक लगती बल्कि है, बट जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको लगता है कि उस बुक में ज्यादा बल्क कुछ नहीं है, वही चीजें अगर ऐसा लगता है जैसे कोई टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बस आप पढ़ रहे हो।
और उस बुक से कोई भी एग्जाम हो, मैंने पर्सनली देखा सर, उसमें सारे टॉपिक्स ही कवर है, सॉइल साइंस भी कवर हो जाता है, एग्रोनॉमी भी कवर हो जाता है, वो ऐसा है, बाकी आपका बेसिक। जर्नलाइज सॉइल, एग्रो, इंजीनियरिंग, इन सभी सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं कवर कर लेता है, जो खासकर एएफओ जैसे एग्जाम्स के अंदर आता है। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, इजी क्वेश्चन आए, लगभग 30 से 40% क्वेश्चन वो बुक अकेली कवर कर देती है आपकी। अकेली चाहे कवर कर डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो मैं हर स्टूडेंट को बोलूंगा कि टाइम देके उस बुक को जरूर पढ़े और अपने सपनी नोट्स बना ले उस बुक में से। बस आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बस यही है कि सबको, स्टूडेंट के हिसाब से मैंने सबको बता दिया है, इस हिसाब से पढ़े। और अगर आप 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, तो आप सारे एग्जाम्स को टारगेट करें जो पास आ रहे हैं, सिर्फ एक ही एग्जाम को ना देखें। बिल्कुल। सौरभ, सबसे पहले तो एक चीज और मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखिए यार, इन्होंने जो बोला है मैं उनको समराइज कर दूं। इनका एक ही मानना है कि जिस भी स्टेज में आप हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर हैं, सेकंड ईयर हैं, थर्ड ईयर हैं, फोर्थ ईयर हैं, आप लग जाएं, आप समय दें। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर वही आएगा, उसी को पढ़ना स्टार्ट करें, चाहे आप स्टेट एग्जाम दें, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम दें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो बोला, अभी लास्ट में इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं इंक्लूड दोबारा कर देता हूं, पर इन्होंने पहले बताया था मॉक टेस्ट। उसके बिना कोई फायदा नहीं है। आप जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन जाया चली जाएगी, आपकी मेहनत वेस्ट हो जी जाएगी। सर। और एक चीज और यहां पर बोलना चाहता हूं कि सौरभ ने टाइम पीरियड 10 घंटे का बताया। अब यहाँ 10 घंटे सौरभ ने बोला, लेकिन सौरभ कहीं ना कहीं जैसे कि सब्जेक्टिव जो एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी कर रहे थे। अगर आप 8 से 10 घंटे इन बिटवीन टाइम ले लेते हैं तो भी मोर देन सफिशियंट रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। कुछ बच्चों को ज्यादा अपना हार्डवर्क करने की जरूरत होती है, कुछ को कम की जरूरत होती है, लेकिन जी मिनिमम सर। आपको 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कर पाते हो। और दूसरी बात रही बुक्स की, तो देखो बुक्स में बार बार एक ही चीज बोलता हूं, अगर आपने कभी सुना होगा तो ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने उस बुक का नाम लिया, तो कोई ये नहीं है कि भाई मैंने इनको पहले दिन, आप एक चीज को हमेशा देखना, कोई भी बच्चा अगर मेरे को कॉल करके पूछता है, मैं एक ही बात बोलता हूं कि आपको ऑथेंटिक बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप चाहे एक पढ़ लो, दो पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जितनी ऑथेंटिक जी बुक आप सर। ज्यादा पढ़ोगे, उतना ही माइंड के अंदर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा चला जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। और इस चीज को सही किया, मैंने सौरभ को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला था कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं। ये हमने जनरलाइज करके जस्ट इनको बोला था कि आपके माइंड में जो भी है आप बोलते चले जाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। और कहीं ना कहीं जी सर। सौरभ का खुद का हाथ है आज इसकी इनकी सक्सेस के अंदर। हमारा, मैं यही नहीं कहूंगा कि मेरा कोई रोल है या कहीं और, क्योंकि देखो अगर ये पढ़ते नहीं तो किसी का कोई रोल नहीं है। देखो अगर किसी के फेलियर में मेरा हाथ नहीं है तो मेरा सक्सेस में भी हाथ नहीं है, और किसी की सक्सेस में मेरा हाथ है तो मेरा फेलियर में भी हाथ है, क्योंकि हजारों बच्चे फेल हुए हैं, लाखों बच्चे फेल हुए हैं, फिर उनकी फेलियर में भी मेरा सबसे बड़ा हाथ है। और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो सौरभ, बहुत अच्छा, बाकी आप अगर कुछ और बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, और वरना हम इस सेशन को कहीं ना कहीं एंड करते हैं, ताकि इस सेशन को शॉर्ट किया जा सके, वरना बच्चे आजकल सुनते कम है। सर थैंक यू वेरी मच सर। बस मैं समराइज करना चाहूंगा लास्ट में कि सेलेक्टिव स्टडी कीजिए, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए और अपने समरी नोट्स जरूर बनाइए। 3 बार नहीं बना सकते हो तो एटलीस्ट 2 बार जरूर बनाओ, एक बार प्रॉपर बनाओ। और एक आपके कैटेगराइज नोट्स होने चाहिए जो चीजें आपको नहीं आती हैं, और जितना हो सके मॉक टेस्ट दो। मैं एक बात बताना भूल गया, लास्ट टाइम पे मैंने एक टारगेट लिया था कि मुझे 200 से 300 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं वो एक अलग पॉइंट है, तो एटलीस्ट 100-150 क्वेश्चन तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करने ही है। बिल्कुल, प्रैक्टिस इज थैंक यू सर। वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज है। बाकी सब यस बच्चों सर। का धन्यवाद कि आपने सुना, और सौरभ का सबसे ज्यादा धन्यवाद कि ये आए और एटलीस्ट अपनी जर्नी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन किया। और आज के टाइम पर जरूरी है, जब बच्चे भटक रहे हैं, उस टाइम पर इन्होंने अपने मोबाइल को बंद किया। और मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा नहीं कहूँगा कि मोबाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ये बहुत जरूरी भी चीज है, लेकिन उसी के साथ ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नासूर बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है अपने गोल से। तो आप लोगों
लोगों से इतना ही कहूंगा कि जब अगर आप बच सकते हैं तो बचें, वरना आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं। आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ बोलने के लिए ये नहीं है कि समझाना पड़ेगा, आप इतने मैच्योर हैं। एक ग्रेजुएशन के बाद किसी बच्चे को इतना समझाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद स्वयं के पास इतना ज्ञान होता है। बाकी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी आने वाले थैंक यू जर्नी सर। के लिए, आपके आने वाले गोल्स के लिए। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस हमारे पूरे एग्रीमेंटर्स परिवार की तरफ से भी और इन सभी साथियों की तरफ से भी। बाकी अगर कहीं भी थैंक यू वेरी हमें मच लगता सर। है कि आपकी जरूरत है इन बच्चों को, तो फिर आपको फिर बुलाएंगे। और तब तक के जी लिए सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।